So the topic that we'll हाँ, study today is chromatography. कि excuse chromatography me. आपका क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी भी एक तरह से आपकी क्या टेक्निक है? सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक, जैसे आपको अलग अलग प्रोटीन्स को सेपरेट करना है, ठीक है, या उनका जो साइज अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक का जो होता है वो अलग अलग प्रिंसिपल होता है। क्रोमैटोग्राफीज भी जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स की हैं, ठीक है। सो वी विल स्टडी क्रोमैटोग्राफी वन बाय वन, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी में बेसिकली हमें क्या करना होता है? जैसे कोई भी मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है, ठीक है ना, उनको सेपरेट करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं जस्ट बेसिक एग्जांपल लूं, मान लो हमारे पास यहाँ पर जैसे हमें पार्टीशन करना है एक तरह से कि ए एक तरफ हो जाए बी एक तरफ हो जाए, ठीक है ना। वो क्या हो सकता है कि जैसे मान लो एक चीज आपकी पोलर है, मान लो ए पोलर है, बी आपका नॉन पोलर है, तो ऑब्वियसली ए जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, बी आपका नॉन पोलर में हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज जस्ट ए सेपरेशन टेक्निक, हमें बेसिकली प्यूरिफाई करना है चीजों को। मोटिव हमारा क्या है? प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं या अलग अलग टाइप के जो भी चीज है, मेनली हम प्रोटीन्स को हमने सेपरेट करना है, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है हमें किसी एंजाइम को सेपरेट करना है, तो इट इज जस्ट ए प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ताकि हम प्यूरिफाई कर पाए, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पार्टीशन कॉफिशिएंट। पार्टीशन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, ठीक है। पार्टीशन कॉफिशिएंट क्या होता है? दैट इज concentration in phase A, concentration in phase A divided by concentration in phase B, concentration in phase A divided by concentration in phase B। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, दो फेज है, अलग अलग फेज के अंदर उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो आपको प्यूरिफाई करना है कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको बताया दो कंपाउंड, यहाँ तो मैंने ए और बी कंपाउंड्स के नाम लिया है, ऐसे हमारे पास दो फेज है, एक फेज पोलर है एक नॉन पोलर है, तो आपके पास जितने भी सोल्यूट्स हैं, पोलर वाले पोलर फेज में चले जाएंगे, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर फेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इसमें ना बेसिकली होता क्या है, दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है एक मोबाइल फेज होता है, ठीक है। मे भी आप में से काफी लोगों ने क्रोमेटोग्राफी करी होगी, ठीक है। जैसे क्रोमेटोग्राफी में जनरली क्या होता है ना, जैसे ऐसे एक कॉलम होता है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज हैं, सबके अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। जैसे ये कॉलम होता है, इस कॉलम के अंदर कोई भी ना हमें मैट्रिक्स होता है, कोई भी मटेरियल, हर एक जो टाइप की क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें हमें अलग अलग टाइप का मटेरियल चूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी टाइप की होती हैं, चाहे वो आपकी आयन एक्सचेंज एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, ऐसे ही हमारे पास जैसे आपकी बेसिकली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई प्रेशर जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज का अलग अलग सेटअप होता है। तो जनरली जैसे क्या होता है ना, ये कॉलम होता है, इस कॉलम में कोई ना कोई मटेरियल है, ठीक है। आपके पास जो भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर को हम इसमें से बेसिकली क्या कराते हैं, जो भी आपके पास मिक्सचर है उस मिक्सचर को आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। जैसे मान लो मिक्सचर के अंदर चार कंपाउंड है, ठीक है, ए बी सी डी। अभी मैं कोई स्पेसिफिक क्रोमेटोग्राफिक एग्जांपल नहीं लेके चल रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ चार कंपाउंड है। मान लो सबसे पहले, क्योंकि ये तो होता है स्टेशनरी फेज, जो हमने ये फेज बनाया ना ये स्टेशनरी है, ये क्या होता है स्टेशनरी फेज। और ऊपर से हम कोई भी एक बफर डालते हैं, ताकि बफर डालने से क्या होता है आपका कि वो नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो जो एक तरह से आप बफर यूज करते हो, वो बफर होता है मोबाइल फेज। बफर क्या होता है आपका? मोबाइल फेज, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो क्रोमेटोग्राफीज होते हैं उनके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, बट बेसिक मैं आपके दिमाग में एक इमेज डाल रहा हूँ। एक कॉलम होता है, जैसे जो भी ग्लास का कॉलम होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि बेसिक जो आपका ऐसे कॉलम होता है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक इमेज बनानी है कि क्रोमेटोग्राफी
जो हम बेसिकली करते हैं आपकी, ठीक है, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ये कैसी क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम, ठीक है। तो इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि हमें कोई ना कोई मटेरियल होता है, उससे हमने स्टेशनरी फेज बना देना है। उसके बाद जो भी आपका मिक्सचर है वो आपने डालना है और फिर आप बफर डालते हो, ठीक है। तो एक एक करके आपके पास कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले बी आ गया, ठीक है, क्योंकि हम नीचे ना ऐसे वॉल्यूम कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे मान लो हमने क्या कि हर बारी हमने 2 ml कलेक्ट करना है, तो ऐसे से हमने पहले कलेक्ट करा, तो ना हमारे पास ऐसे पीक्स ही आ जाती हैं, ऐसे कोई पीक्स आ जाती हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली रिजल्ट होता है, उसको हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो जो भी मे बी अगर आप चार्ज के बेस पे सेपरेट कर रहे हो, साइज के बेस पे सेपरेट कर रहे हो, तो वो सबके अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो मान लो पहले बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, तो ऐसे हमारे पास एक पीक आ जाती है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट समथिंग वेरी बेसिक आई एम टेलिंग यू, ठीक है, क्योंकि हर एक क्रोमेटोग्राफी का जब आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगा कि उसमें क्या होता है, ठीक है। सो एक तो आपका कॉलम है, यू नीड ए स्टेशनरी फेज, यू नीड ए मोबाइल फेज एंड यू नीड ए मिक्सचर, जिसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है ना, स्टेशनरी फेज जनरली कैसा होता है, stationary phase, if I talk about the nature of stationary phase, it could be your solid, it could be your gel, it could be your liquid, ठीक है, और it could be solid liquid mixture, ठीक है। इनमें से कोई भी आप स्टेशनरी फेज लेके चल सकते हो, लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। और अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूं तो मोबाइल फेज जनरली आपका लिक्विड होता है या गैशियस होता है, ठीक है। सॉलिड को आप एज ए मोबाइल फेज नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूं तो मोबाइल फेज जनरली आपका क्या होता है, इट कुड बी आइदर लिक्विड और गैशियस, कैन नॉट बी सॉलिड, कैन नॉट बी सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम क्या करते हैं, जो जैसे हमने बताया, मैंने आपको बताया कि हम जो बफर डालते हैं, ठीक है। तो बफर डालने के बाद ना ये जो एक तरह से आपके पास जो भी वॉल्यूम आ रही है, इसको बोलते हैं एल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन, ठीक है ना। ये जो एल्यूट है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ना एल्यूशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एल्यूशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आइसोक्रेटिक और एक होती है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट एल्यूशन, आइसोक्रेटिक एल्यूशन एंड ग्रेडियंट एल्यूशन। एल्यूशन आइसोक्रेटिक में क्या होता है आपका, कि अगर जो मोबाइल फेज है, ठीक है ना, उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल आप सेम रख रहे हो, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ मोबाइल फेज इज कांस्टेंट, composition of mobile phase is constant, is constant। और ग्रेडियंट एल्यूशन में हम क्या करते हैं आपका, कि जो कॉम्पोजिशन है मोबाइल फेज की वो ग्रेजुअली चेंज करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मोबाइल फेज इज ग्रेजुअली चेंज्ड, ऑफ मोबाइल फेज may be gradually changed, gradually changed, ठीक है। मतलब अलग अलग पीएच और अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। मतलब वही है ना, हर एक जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका अलग अलग प्रिंसिपल होता है, उसमें कैसे आपने उसको सेपरेट करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में एक बेसिक सी इमेज बना रहा हूँ कि यू हैव ए कॉलम, उस कॉलम में आपने जो भी कंपाउंड है जिनको भी आपने सेपरेट करना है वो हम डालते हैं, और वन बाय वन फिर उसको हम सेपरेट करते हैं, हमें एक बफर यूज करना पड़ता है।
अगर उस बफर की पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ अगर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक का क्या मतलब है, कि मतलब है कि जो भी बफर की पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ है उसको मैं टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ में टाइम के साथ चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान लो पहले मैंने यूज करा 0.1 मोलर आयनिक स्ट्रेंथ और पीएच है 5, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद 0.2 मोलर पीएच 6, ठीक है। वो डिपेंड करता है, तो वेरिएबल अगर अलग अलग पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूँ तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, आपका ग्रेडियंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे एक होती है आयन एक्सचेंज, ठीक है, जो जिस पे क्वेश्चन आता है काफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देन वी हैव योर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। Then we have your gel filtration chromatography. ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे हमारे पास है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास होती है आपकी HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वी हैव गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वन बाय वन पढ़ेंगे, हर एक टेक्निक का अलग अलग प्रिंसिपल है, ठीक है। और बहुत सारी टेक्निक्स में भी जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो केमिस्ट्री में भी हम ये टेक्निक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है उसका क्या प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज स्टेशनरी फेज नोन एज आयन एक्सचेंजर एंड एनालाइट, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कॉलम मेरे ऊपर है कि मैंने कॉलम कैसा बनाना है, ठीक है। मान लो मैंने कॉलम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है। तो एक तरह से ये मेरा एक्सचेंजर है, ठीक है। अब मुझे जो चीज सेपरेट करनी है, मान लो उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मान लो कंपाउंड तो अलग अलग होंगे ना, कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ पे नहीं भी चार्ज होगा, ठीक है। अब ये बात पक्की है कि जो आपने स्टेशनरी फेज बनाया है, मान लो ये मेरा स्टेशनरी फेज है, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो नेगेटिव तो कॉलम में रहेगा, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तो कॉलम से क्या आएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को जिस मॉलिक्यूल या प्रोटीन को सेपरेट करना है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे उससे किससे बाइंड कराना है, पॉजिटिव से, ठीक है। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, मेरा जो कॉलम है मैंने ऐसा डिजाइन करा उस पर नेगेटिव चार्ज है, तब मेरा मोटिव क्या होगा कि मुझे जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो कॉलम में रहेगा और नेगेटिव चार्ज वाला और जो न्यूट्रल है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाद में ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, फिर बाद में हम उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपका जैसे हमने अभी बात करी थी कि जो अगर प्रोटीन्स की बात करें, अगर पीएच पीआई से कम है और पीएच पीआई से ज्यादा है, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो चार्ज 0 है, ठीक है। अगर पीएच पीआई से कम है तो वो किस तरफ जाता है, आपकी कैथोड की तरफ, तो कैथोड की तरफ क्या जाता है, कैटायन, ठीक है। ऐसे ही पीएच अगर पीआई से ज्यादा है तो उस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, वो किसकी तरफ जाएगा, नोड की तरफ, ठीक है। तो मान लो मेरे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे जो कॉलम बनाना है उस कॉलम में ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ताकि वो पॉजिटिव वाले को रिटेन करके रखे और बाद में अलग पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ देकर हम उसको भी प्यूरिफाई कर लें, ठीक है। अगर मेरे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मुझे ऐसा कॉलम बनाना है जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें जैसे जो कैटायन एक्सचेंजर होगा उस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर ने बेसिकली किसको अट्रैक्ट करना है, कैटायन को, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसे जिसने एनायन को एक्सचेंज करना है उस पर क्या चार्ज होना चाहिए, आपका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द आयन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट स्पोर्ट मीडियम कपल्ड टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो एनायन एक्सचेंजर है क्योंकि वो एनायन को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव है तो वो कैटायन एक्सचेंजर है, ठीक है।
To these covalently bound functional groups, the positively charged ions are bounded, which will be exchanged with like charge ions in the sample having charge magnitude more than the ions bound to the matrix. ठीक है, मतलब कि जैसा अगर आपका प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको बेसिकली कौन सा एक्सचेंजर यूज करना है, कैटायन। अगर आपके प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको कौन सा यूज करना है, अपना एनायन। ठीक है, सो दस इफ एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म्ड, नेगेटिवली चार्ज सैंपल कंपोनेंट्स विल इंटरेक्ट। ठीक है, क्योंकि एनायन एक्सचेंजर पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर एनायन एक्सचेंजर है तो उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। ठीक है ना, और वो बाउंड रहेंगे। और बाकी जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, मतलब मेन यही है कि आपको पता होना चाहिए जिस प्रोटीन को आपने सेपरेट करना है उसके ऊपर क्या चार्ज है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ताकि वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करके रख सके। अगर आपके प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपको ऐसा एक्सचेंजर यूज करना है जिसके ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बेसिकली बताऊँ आपको, तो इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर्स, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। अब जैसे कॉमन क्वेश्चन आता है ना, अगर पीएच पीआई से कम है या पीएच पीआई से ज्यादा तो आप कौन सा एक्सचेंजर यूज करोगे। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन है आपका उसके ऊपर क्या चार्ज होगा। ठीक है, so we have two types of exchanger. One is your cation exchanger and one we have that is anion exchanger. जो cation exchanger होता है उस पर कौन सा बेसिकली चार्ज होता है, और बेसिकली इट पोजेस पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स। सॉरी, cation exchanger है तो इस पे क्या होगा, इट पोजेस नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स, क्योंकि इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। चार्ज ग्रुप्स and these will attract positively charged cations. These will attract positively charged cations. Positively charged cations. तो एक तरह से इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल। एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल, एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो एनायन एक्सचेंजर है, एनायन एक्सचेंजर पे पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं, पोजेस positively charged groups that will attract that will attract negatively charged anions, that will attract negatively charged anions. और इसको हम क्या बोलते हैं, आपका बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल। बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल। ठीक है, देखो मेन आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सचेंजर है, अगर कैटायन एक्सचेंजर है, जो कैटायन को एक्सचेंज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जो एनायन को एक्सचेंज करेगा, जो बेसिकली कैटायन को एक्सचेंज करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जो एनायन को एक्सचेंज करेगा उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होना।
ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं कैटायन एक्सचेंजर का एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। RSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। और जो NH3 पॉजिटिव R प्राइम, ठीक है। देखो ये आपका मॉलिक्यूल है जिसको आपने सेपरेट करना है, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये काउंटर आयन होता है, जो Na पॉजिटिव है वो काउंटर आयन है, ठीक है। मतलब दिस इज योर एक्सचेंजर, क्योंकि एक्सचेंजर क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन एक्सचेंजर है। अब क्या होगा, सोडियम हट जाएगा, ये जाके इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, RSO3 नेगेटिव, और उसके साथ क्या जाके लग गया, NH3 पॉजिटिव R प्राइम प्लस सोडियम, ठीक है। मतलब जो हम ये कह रहे हैं ना, एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल, दिस इज दिस थिंग। जो एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एसिडिक है। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं एनायन एक्सचेंजर की, ठीक है, जैसे कोई भी आपके पास ये ग्रुप है R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस CO नेगेटिव R प्राइम, ठीक है। अब क्या होगा आपका कि जो R4N पॉजिटिव है उसके साथ क्या जाके लग जाएगा, CO नेगेटिव R प्राइम, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्सचेंजर है उस पर क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। जो चीज पॉजिटिव होता है उसे हम बेसिक बोल देते हैं, जो नेगेटिव होती है उसे हम क्या बोल देते हैं आपका, दैट इज एसिडिक। उसे हम क्या बोल देते हैं, एसिडिक। जिसपे पॉजिटिव है उसे हम क्या बोल देते हैं आपका, बेसिक, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बेस पे हम अलग अलग टाइप के जो मैट्रिक्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली हम एल्यूशन करते हैं इन केस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, सो ग्रेडियंट एल्यूशन, ठीक है ना। जो ग्रेडियंट एल्यूशन होता है वो मोर कॉमन होता है आइसोक्रेटिक के कंपैरिजन में। ग्रेडियंट जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम अलग अलग पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ग्रेडियंट एल्यूशन इज फार मोर कॉमन देन is far more common than isocratic elution, than isocratic elution, isocratic elution, ठीक है। ग्रेडियंट जो बताया था जिसमें हम अलग अलग पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ग्रेडियंट में, सॉरी, आइसोक्रेटिक के अंदर जो हम बफर यूज करते हैं उसकी पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो अगर एनायन एक्सचेंजर है, एनायन एक्सचेंजर के केस में हम क्या करते हैं कि पीएच आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। मान लो पहले आपने हायर पीएच से स्टार्ट करना है, तो पीएच तो डिक्रीज करती है। पहले हाई पीएच है, फिर आप कम पीएच की तरफ जाते हो, ठीक है। और आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज। जैसे मान लो पहले आपके पास जो बफर है उसकी पीएच ज्यादा है, आयनिक स्ट्रेंथ कम है। उसके बाद जो आपने यूज करना है फिर उसकी पीएच आप कम करोगे, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर में उल्टा होता है, पीएच आप इंक्रीज करते हो और आयनिक स्ट्रेंथ आप क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, ठीक है। पीएच आपने इंक्रीज करनी है और आयनिक स्ट्रेंथ आपने क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, ठीक है, इन केस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी यहाँ पे शो कर रखा है कि जो आपका एनायन एक्सचेंजर है, ठीक है, एनायन एक्सचेंजर के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो यहाँ पर हमने डायग्राम में शो करा है। और वो नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड जो कैटायन एक्सचेंजर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव वाले को क्या करता है, आपका अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जनरली जो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी
ठीक है, अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज हैं वैसे तो, जैसे आपको पता है आपके पास एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसको हम मेनली कहां पर यूज करते हैं? फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर हमें मान लो ग्रेडियंट एल्यूशन करनी है, ठीक है, हमें क्या करनी है? ग्रेडियंट एल्यूशन। ठीक है, मान लो हम कम पीएच से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। मान लो हमने 14 तक जाना है, पहले पीएच कम है, ठीक है, और जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो 0.1 मोलर है, ठीक है, 0.2 है, वो डिपेंड करता है, 0.3 है, ऐसे हमने आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया है, मान लो मैं 1 मोलर तक चला गया, ठीक है, पीएच भी बढ़ा रहे हैं, आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास या तो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज है, या न्यूट्रल होंगे, या कौन से होंगे? बेसिक। ठीक है, 3 टाइप के अमीनो एसिड है। अब मान लो कि एसिडिक का मान लो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जस्ट हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो 3 के अराउंड है। न्यूट्रल का मान लो हमने कि मे बी 6 के अराउंड है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। बेसिक का मे बी आपका 10 के अराउंड है, ठीक है। अब आपने इंक्रीजिंग पीएच में करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे पीएच 3 पे पहुंचा तो एसिडिक पे तो चार्ज खत्म हो गया, तो सबसे पहले कौन से बाहर आएंगे? एसिडिक, ठीक है ना। जैसे जिस चीज पे चार्ज खत्म हो जाएगा वो आपका बेसिकली जो है कॉलम से बाहर आ जाएगा। तो एसिडिक जो है वो एल्यूट करेंगे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि उन पे चार्ज कम पीएच पे हो जाता है। हाँ, अगर उल्टा चल रहे होते, अगर आप पीएच ज्यादा से कम की तरफ जा रहे होते तो सबसे पहले बेसिक आते, क्योंकि सबसे पहले फिर बेसिक का चार्ज 0 होता। सबसे पहले एसिडिक आ गए, उसके बाद आपके न्यूट्रल आ जाएंगे, और उसके बाद आपके कौन से आएंगे? बेसिक, ठीक है ना। ये किस केस में है? जब आप पीएच कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो। अगर आप उल्टा जा रहे होते कि पीएच ज्यादा से कम की तरफ जा रहे होते तो सबसे पहले बेसिक आते, फिर न्यूट्रल आते, फिर एसिडिक आते, ठीक है। इसके अलावा जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है उसको भी हम यूज करते हैं अमीनो एसिड्स की सेपरेशन के लिए, और वो बेटर टेक्निक है, ठीक है ना। जैसे वो अभी पढ़ेंगे हम बाद में, रिवर्स फेज। तो अगर क्वेश्चन आए कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज में कौन सी क्रोमेटोग्राफी बेटर है, अगर आपको अमीनो एसिड्स को सेपरेट करना है, ठीक है, सो फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, reverse phase chromatography is better than, comma, reverse phase chromatography is better than ion exchange chromatography, is better than ion exchange chromatography because of its high speed and convenience, is better than ion exchange chromatography because of its high speed and convenience, because of its high speed and convenience. Convenience, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको किसका एग्जांपल दे रहा हूँ? एनायन एक्सचेंजर का, ठीक है। एनायन एक्सचेंजर में मैंने आपको क्या बताया था कि हम पीएच क्या करते हैं? डिक्रीज, और आयनिक स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं? इंक्रीज, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं? इंक्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोनों है, ठीक है। अब पीएच डिक्रीज करने का क्या मोटिव है? क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड रहेंगे वो नेगेटिव वाले बाउंड रहेंगे,
ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है। अब जैसे आप पीएच पहले ज्यादा से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, पीएच मान लो 10 है, तो इस पे या 9 है, 8 ऐसे से जा रहे हो, तो सबसे पहले तो बेसिक वालों का चार्ज खत्म हो जाएगा, तो बेसिक वाले पहले बार आ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव वाला पहले बार आ गया, ठीक है। और पीएच आपकी ज्यादा है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम, ठीक है। और जैसे अब हमें नेगेटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला जैसे जैसे हम लोअर पीएच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड्स का पीआई कम होता है, मान लो 3 पीआई पे पीएच भी आपकी कम होगी और आयनिक स्ट्रेंथ आप ज्यादा कर चुके हो, तो आपके जो बाउंड प्रोटीन्स है, बाउंड कौन से थे, वो मेरे इंटरेस्ट वाले हैं, ठीक है ना, बाउंड प्रोटीन्स आर एल्यूटेड एट हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है। सो जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, मतलब वो लो कंसेंट्रेशन पे तो क्या रहते हैं, वो बाइंड रहते हैं, जैसे हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होते हैं वो निकल आते हैं। और एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मेरा मोटिव भी यही है कि मुझे नेगेटिव वाले को सेपरेट करना है, किसको सेपरेट करना है, नेगेटिव वाले को,